दूसरा टॉपिक है अगस्त कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। अब प्रत्यक्षवाद को समझने से पहले हमें अगस्त कॉम्ट के जीवन चित्र को समझना ज़रूरी होता है। जैसे इसमें हम जीवन चित्र में देखेंगे इनका जन्म कब हुआ तथा इनका पूरा नाम क्या था, किस स्थान पर हुआ है। तो इनका जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी में हुआ था और इनका पूरा नाम क्या था, इसोडोर अगस्त मेरी फ्रैंकपिंस जेवियर कॉम्ट इसका पूरा नाम है। और किस स्थान पर हुआ था, फ्रांस के मॉन्टपेलियर स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब देखिए इसी तरह इनकी पहली महान जो कृति है वो कौन सी थी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। इसमें इनका पहला खंड प्रकाशित हुआ था सन 1830 में। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे कि इनके जो माता पिता थे ये कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे तथा और कट्टर विरोध कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। और कॉम्ट का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। इनके पिता प्रखर बुद्धि एवं प्रतिभा के धनी थे तथा वे समस्त स्थापित सत्ता के विरोधी थे और इनके माता पिता कट्टर राजभक्त थे। ठीक है, कॉम्ट की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो इन्होंने अपने ही नगर मॉन्टपेलियर में की थी। इसके बाद पेरिस के एक पॉलिटेक्निकल स्कूल में अध्ययन के लिए चले गए थे। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रखर बुद्धि एवं विलक्षणताओं के कारण ये विद्यार्थियों में बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को ही सबसे पहले प्रकाशित किया था तथा इसके जो दो कारण हैं कि इनको समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, इसके दो कारण हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये कि कॉम्ट ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को दुनिया के सामने प्रकट किया है, समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण किया है, समाजशास्त्र के अन्य विज्ञानों से संबंध दर्शाया है, सामाजिक पुनर्गठन हेतु उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान की है, विज्ञानों का वर्गीकरण किया है। ये तो गया इसका पहला कारण। अब दूसरा कारण ये है कि समाजशास्त्री वह विषय है जो समाज की प्रगति एवं विकास के नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण करने में समर्थ है। अगस्त कॉम्ट की सर्वप्रथम विचारक था। अगस्त कॉम्ट वह सर्वप्रथम विचारक था जो समाजशास्त्र को मानवीय क्रियाओं का एकमात्र विज्ञान स्वीकार करता है, इसीलिए इसको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि कॉम्ट की जो प्रमुख कृतियां थी वो कौन कौन सी थी तथा कौन से सन में इनको लागू किया गया था। अब कॉम्ट की जो पहली रचना थी वो थी ए प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसका संचालन कब हुआ था, 1822 में। अब इसमें जो अहम भूमिका थी, इस प्रमुख पहली जो कृति में अहम भूमिका थी वो किसने निभाई थी, सेंट साइमन ने। ठीक है, अब इसी कृति में देखो इसमें कॉम्ट ने सामाजिक सुधार एवं समाज के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की है। उसी तरह से दूसरी कृति आती है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी। ठीक है, जिसको लागू कब किया, 1830 से 42 ईस्वी तक। अब ये जो कृति है ये 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, 6 खंडों में। प्रथम खंड 1830 में और जो छठा खंड है इसका वो 1842 में लागू हुआ था। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो इसकी रचना कॉम्ट ने अपने कष्ट में विवाहिता जीवन के दौरान की थी। ये रचना कॉम्ट के गूढ़ चिंतन, साहस और तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति वैज्ञानिक विश्लेषण की झांकी प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसमें विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र की आवश्यकता, प्रकृति तथा चिंतन की 3 अवस्थाओं आदि का उल्लेख किया जाता है। फिर आती है इसकी तीसरी कृति जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जिसका संचालन हुआ था 1851 से 54 ईस्वी तक और ये 4 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि 4 खंडों में ये डिवाइड थी। इसे मानवीय एवं सामाजिक प्रकृति के आधार पर मानवीय इतिहास में एकता को दर्शाया है। ये कृति 1851 से 1854 के काल में 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ये आप देख चुके हैं। इसमें कॉम्ट की प्रेमिका जो क्लोटाइल, इसकी प्रेमिका का नाम क्या था, क्लोटाइल डी वॉक्स का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। इसमें उन्होंने स्त्रियों की प्रस्थिगान और उनके देवीय तथा नैतिक गुणों का ओजस्वी वर्णन किया है तथा इस कृति में उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए मानवता के धर्म को ग्रहण करने का सुझाव दिया है। इस तरह की चौथी जो हमारी कृति आती है वो आती है कैथेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म।
जिसका संचालन हुआ था 1852 ईस्वी में। ठीक है, इसमें इन्होंने इस कृति में कॉम्ट ने एक और निरंकुश जनतंत्र का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर प्रेस एवं सार्वजनिक सभाओं की स्वतंत्रता की मांग की है। अब आप देख सकते हैं कि इन्हीं उपयुक्त रचनाओं में कॉम्ट ने जिन विचारों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनमें प्रमुख है जैसे प्रत्यक्षवाद, चिंतन की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत, विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र का नवीन विज्ञानों के रूप में, सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक प्रगति का विचार, परिवार, मानवता, धर्म आदि का इन चारों कृतियों में इन्होंने बखान किया है। अब ये तो हो गया अगस्त कॉम्ट का जीवन चित्रण और उसकी कृतियाँ। अब आता है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक अगस्त कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। अब देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्षवाद के अर्थ को समझेंगे कि प्रत्यक्षवाद किसे कहा जाता है। तो समाज, मानव और समाज का अध्ययन उन्हीं सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि में किया जाता है। और इसी पद्धति और उपागम का दूसरा नाम ही प्रत्यक्षवाद है, यानी कि प्रत्यक्षवाद पद्धति और उपागम को कहा जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसको कहा जाता है। अब प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसको कहेंगे हम? अगस्त कॉम्ट को। अगस्त कॉम्ट को ही प्रत्यक्षवाद का संस्थापक कहा जाता है। अब प्रत्यक्षवाद का जो अर्थ था वो हमारे मानव व्यवहार का एक विज्ञान है और समाजशास्त्र का भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव शास्त्र के समान वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अगस्त कॉम्ट की स्पष्ट जो मान्यता थी वो ये थी कि सामाजिक जगत का व्यवहार उन्हीं नियमों के आधार पर निर्देशित होना चाहिए जिनके आधार पर प्राकृतिक जगत का व्यवहार निर्देशित होता है। ठीक है, फिर इन्होंने ये कहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों की शोध पद्धति को ही काम में लेना चाहिए और मानव के अध्ययन के लिए इसी पद्धति या उपागम को अक्सर इन्होंने प्रत्यक्षवाद का दूसरा नाम दिया है। और इसी बात को आगे इन्होंने जो इनकी प्रतिक्रिया है वो ये है कि इन्होंने उद्देश्य, भावनाएं और जो इरादे होते हैं उनसे इन्होंने इस धर्म को, इस उद्देश्य को ग्रहण नहीं किया, व्यवहार को निर्धारित किया है। आगे हम देख सकते हैं कि कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक क्यों कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि प्रत्यक्षवाद के आधार पर कॉम्ट ने अनेक अवधारणाओं को जन्म दिया है। जैसे कि वैज्ञानिक पद्धति का जो आधार है वो अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण आदि के आधार पर किया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं में जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसी को हम दूसरा नाम देते हैं प्रत्यक्षवाद का। आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। जैसे पहला अर्थ इसका ये लगा लिया कि ये एक विज्ञान है, अतः जो वैज्ञानिक है वही प्रत्यक्षवादी है। अब कॉम्ट के अनुसार यदि हम इसे प्रकृति और ब्रह्मांड की घटनाओं को समझना होगा तो उनकी व्याख्या हमें धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक आधार पर न कर वैज्ञानिक आधार पर करनी पड़ेगी। अब प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से दर्शाया गया है। अर्थात निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर ही घटनाओं की व्याख्या करनी पड़ेगी और उन्हें समझना ही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। अर्थात प्रत्यक्षवाद का दूसरा नाम वैज्ञानिक पद्धति है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं कि प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं कितने प्रकार की होती है तथा कौन कौन सी होती है। अब किसकी जो पहली विशेषता है वो है समाज में कुछ नियम निश्चित होते हैं। अर्थात कॉम्ट का कहना है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति अर्थात घटनाओं के अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं वरन सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये कि क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाएं भी कुछ नियमों के आधार पर ही घटित होती है। जैसे कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग उसी प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार से रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। समाजशास्त्र प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाकर कॉम्ट ने इसे विज्ञान का रूप दिया है। इसी तरह दूसरी इसकी विशेषता है अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती है, न ही उन्हें धार्मिक, तात्विक एवं अलौकिक आधार पर समझा जा सकता है, वरन उसको
वरन उसको पहले घटनाओं और अवलोकन एवं परीक्षण द्वारा ही समझा जा सकता है। और कॉम्ट का ये मानना भी है कि सामाजिक घटनाओं की जो प्राकृतिक नियमों से जो निर्देश जो संचालित होते हैं, सामाजिक जीवन में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता है जैसे प्राकृतिक जगत में। अब तीसरी विशेषता आती है इसकी तार्किक व्याख्या पर बल देना। अब कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को बौद्धिक क्रिया को अधिक महत्व दिया है, ठीक है। उस पर इसमें मानव मस्तिष्क एवं तर्क की विस्तृत व्याख्या की है और इस पद्धति को मूलतः तर्क पर आधारित किया है। कॉम्ट का मानना है कि जैसे प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अत्यंत उन्नत होता है, धर्म एवं धार्मिक विश्वासों का आधार भी कॉम्ट बौद्धिक क्रिया को ही मानता है। उसी तरह चौथी विशेषता इसकी है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन। अब इसको सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन भी माना जाता है। अर्थात 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज का संगठन हुआ था। प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य है समस्त मानव समाज, विशेषतः यूरोप के समाजों की भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उन्नति करना। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष निर्देश एवं शिक्षा पर बल दिया गया है तथा समाज का पुनर्निर्माण करने में कोई हिंसात्मक साधन नहीं अपनाए गए हैं। इसी तरह पांचवी जो विशेषता इसकी आती है, प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म है। अर्थात कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है वो केवल एक विज्ञान ही नहीं है वरन एक मानवतावादी धर्म भी है। प्रत्यक्षवाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपना उद्देश्य मानता है। वह कहता है कि प्रत्यक्षवाद से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही संभव है और वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक नैतिक एकता को उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब प्रत्यक्षवादी धर्म में जो नैतिक नियम होते हैं उनमें प्रमुख है दूसरों की सेवा के लिए आवश्यक है कि स्वयं की शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक दृष्टि से उन्नत हो। कॉम्ट यूरोप के सभी राष्ट्रों को मिलाकर मित्र राष्ट्र की स्थापना करना, युद्धों को दबाना चाहता है और वे हिंसा के स्थान पर प्रेम पर बल देता है। उसका धर्म दूसरों के लिए जीवों पर बल देता है। अब छठी विशेषता इसकी आती है ज्ञान से संबंध। प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से होता है, अज्ञात और अप्रत्यक्ष से नहीं होता है। इसमें ऐसी किसी घटना का अध्ययन नहीं किया जा सकता जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हो। अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्ति की खोज इसका उद्देश्य नहीं है। अच्छा, कॉम्ट का दूसरे शब्दों में कहना है कि जिस प्रकार से एक नाविक उस अथाह समुद्र के विषय पर सचेत रहता है जिससे गुजरकर उसे अपना मार्ग तय करना पड़ता है, किंतु क्योंकि उस रहस्य को समझ लेना मानव की क्षमता से परे है, इसलिए उसे अपनी क्रियाओं को उस क्षेत्र की ओर मोड़ना पड़ता है। अच्छा, अब फिर सातवीं इसकी जो विशेषता आती है वो है धर्म एवं विज्ञान का समन्वय। इसमें इन्होंने ये कहा है कि कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद धर्म एवं विज्ञान का समन्वय है। कॉम्ट विज्ञान को साध्य नहीं अपितु अध्ययन एवं प्रगति का एक साधन मानता है, अर्थात जिसका उद्देश्य था संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान तथा जन कल्याण में वृद्धि करना। उसके बाद देखिए प्रत्यक्षवाद के जो प्रमुख विभाग आते हैं कि प्रत्यक्षवाद के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं। तो जो पहला विभाग है इसका आता है विज्ञानों का दर्शन, अर्थात इसके अंतर्गत प्रत्यक्षवाद का विभाग मानव मात्र को लोक कल्याण एवं समाज सुधार हेतु मानवीय प्रयत्न एवं परिश्रम के प्रति जागरूकता का संदेश देता है। और इसी दर्शन के अंतर्गत इन्होंने गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र, समाज शास्त्र एवं नीति शास्त्र, ये सभी शास्त्र किसमें आते हैं? विज्ञानों के दर्शन में। फिर इसका दूसरा जो विभाग है वो आता है प्रत्यक्षवादी राजनीति, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि कॉम्ट की प्रत्यक्षवादी जो राजनीति का मूल उद्देश्य है वो युद्ध की आशंका को निर्मूल कर यूरोप के सभी राज्यों को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना। तीसरी विभाग जिसका आता है वो है वैज्ञानिक धर्म एवं नीति। अब वैज्ञानिक धर्म एवं नीति में देखिए प्रत्यक्षवादी धर्म जो मानवता का धर्म है इसका संबंध किसी अलौकिक या दैवीय सत्ता से नहीं। प्रत्यक्षवादी धर्म में नैतिक नियमों का समावेश होता है जिसमें परमार्थ तथा दूसरों की सेवा के लिए अधिकाधिक योग्य बनने के लिए शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक शक्तियों का विकास करने पर बल दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे प्रत्यक्षवाद के प्रमुख विभाग। ये हमारा हो गया पहला। तो ये देखिए प्रत्यक्षवाद का संस्थापक अगस्त कॉम्ट को किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारा भी इस विवरण के अनुसार समझ सकते हैं, जिसकी विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। उसके बाद इसके प्रमुख विभाग आते हैं। इसी तरह से प्रत्यक्षवाद की संपूर्ण रचना की जाती है।